Good morning, students. Today I'm going to explain a topic taken from your book Business Study, class 12th, chapter number 2nd. The topic is Principle of Management, given by Henry Fayol. Okay. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हेनरी फेयोल के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. ओके. हेनरी फेयोल का जो बर्थ है वो 1841 में फ्रांस में हुआ. उसके बाद उसने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो माइनिंग इंजीनियरिंग में की. ओके. और एट द एज ऑफ 19 ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंजीनियर इन माइनिंग कंपनी. 19 साल की उम्र में उसने एक माइनिंग कंपनी इंजीनियरिंग करने के बाद एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर ली. ओके. बाद में 1888 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना वहाँ का. ठीक है. और जब उनकी कंपनी बिल्कुल बैंकक्रप्ट की पोजीशन में आ गई थी, यानी कि बिल्कुल उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने ही वाली थी, तब उसने अपनी मैनेजरियल एक्सीलेंस को शो किया. यानी कि उसने जो कोयल और स्टील को तो सेव किया ही किया अपनी कंपनी जो उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी, उस लॉस को भी उसने प्रॉफिट में चेंज कर दिया. ओके. उस लॉस को भी उसने क्या करा, प्रॉफिट में चेंज कर दिया. कैसे चेंज किया? अपनी मैनेजरियल स्किल्स से. ओके. फिर उसके बाद वो रिटायर हुआ 1916 में. और रिटायर होने के बाद उसने अपने मैनेजरियल स्किल्स को बुक्स में राइट किया. ओके. उसने एक बुक लिखी जो पब्लिश हुई. ठीक है. उस बुक का नाम क्या था हमारा? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. एक और हमारा सेकंड नेम भी था उसका, इंडस्ट्रियल एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन. उस बुक में उसने 14 प्रिंसिपल बताए जो हर मैनेजर को यूज करने चाहिए, जिससे उनकी मैनेजरियल स्किल्स ज्यादा से ज्यादा हो. ओके. तो उन 14 प्रिंसिपल्स में से मैं 4 प्रिंसिपल अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ठीक है. वो कौन कौन से हैं देख लीजिए. सबसे पहले है यूनिटी ऑफ कमांड. सबसे पहले क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हर एम्प्लॉय को, यानी कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस कमांड करेगा. यानी कि ईच वर्कर शुड हैव ओनली वन बॉस, यानी कि हर वर्कर का केवल एक ही बॉस होना चाहिए. देखो, अगर एक से ज्यादा बॉस से कभी भी हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो एम्प्लॉय डेफिनेटली कंफ्यूज जाएगा, यार किसकी माने किसकी ना माने. बड़ी दिक्कत की बात है. ठीक है. तो इसीलिए ये कहता है कि हमेशा जब भी किसी वर्कर को इंस्ट्रक्ट किया जाए, कमांड किया जाए, तो एक ही बॉस होना चाहिए. इन अदर वर्ड, ए सबऑर्डिनेट शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन. बिकॉज क्यों? अब अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? इट अंडरमाइंस द अथॉरिटी. देखो, अगर एक वर्कर को कोई बॉस कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, एक दूसरा आदमी आके कुछ और इंस्ट्रक्शन दे देगा, तो डेफिनेटली जो उसकी अथॉरिटी है वो वीक हो जाती है. यानी कि एक रिस्पेक्ट जो एम्प्लॉय के मन में उस बंदे के लिए थी वो चली जाएगी. ठीक है. एक अब देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको बताना चाहूंगा. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि भाई एक काम करो, काम थोड़ा सा स्लो करो जिससे क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो जाए, उधर से सेल्स मैनेजर आता है और वो ये कहता है यार जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो जिससे कि हम अपना टारगेट पूरा कर पाए. अब बेचारा जो वर्कर है वो तो कंफ्यूज जाएगा, यार इसकी मानूं या इसकी मानूं. तो दोनों के लिए ही रिस्पेक्ट थोड़ी सी माइंड में क्या हो जाएगी? कम. क्यों? वो क्या सोचेगा कि यार इन दोनों में ही एकता नहीं है तो ये हमसे क्या काम करवाएंगे. प्रॉब्लम है. वीकन्स डिसिप्लिन. डिसिप्लिन भी वीक हो जाएगा. डिसिप्लिन कैसे वीक होगा? अगर दो बॉस एक साथ इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो किसकी माने किसके ना माने, ये बड़ी प्रॉब्लम है. उसके पास भी बहुत सारे बहाने हो जाएंगे कि सर उसने तो ये बोला था, उसने बोला था और मैं कंफ्यूज हो गया और मैं कुछ कर नहीं पाया, या मुझे पता ही नहीं चला इसको कैसे करना है. क्रिएट कंफ्यूजन. कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. डिले इन वर्क. डेफिनेटली वर्क क्या होगा? डिले. एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम एस्केप करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो, हमारे पास बहाना हो जाएगा कि सर उन बॉस ने तो ये कहा था, आपने ये कहा था और मैं कंफ्यूज हो गया और फिर मैं उस काम को कर ही नहीं पाया. या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगी. एक काम ने किसी तरीके से उसने कहा, दूसरे काम को दूसरे बॉस ने किसी अदर तरीके से कह दिया, तो वो काम डुप्लीकेट हो गया एक तरह से. ठीक है. तो ये हमारा क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है हर एम्प्लॉय को एक ही बॉस इंस्ट्रक्ट करेगा और वही बताएगा कि क्या करना है. ऐसा होगा तो काम अच्छा होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या?
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो वन हेड वन प्लान, यानी कि एक ही हेड होगा और एक ही प्लान होगा, एक ही बॉस जो इंस्ट्रक्ट करेगा और उसका एक ही प्लान होगा जो वर्क करेगा। ओके, अगर हमारे पास प्लान ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि कौन से प्लान से काम किया जाए। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रही है, एक कार भी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिवीजन। इसके लिए दो सेपरेट डिवीजन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों डिवीजन एक ही चलेंगी, एक ही काम, एक ही बॉस होगा, तो डायरेक्शन तो दोनों की अलग अलग है। मोटरसाइकिल अलग तरीके से बन रही है, कार अलग तरीके से बन रही है, ठीक है, कंफ्लिक्ट आ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं अगर डिवीजन दो हैं, यानी कि मोटरसाइकिल अलग है, कार अलग है, तो इन दोनों के लिए दो डिवीजन होनी चाहिए, जिससे कि दोनों का अलग अलग एक इंचार्ज हो, दोनों के अलग अलग प्लान्स हो, अलग अलग रिसोर्सेज हो, जिससे कि एक इंचार्ज एक को ही कमांड कर पाए, एक ही प्लान सबके लिए एप्लीकेबल हो पाए। यानी कि मोटरसाइकिल के लिए सारे प्लान्स, इंचार्ज अलग हो और दूसरे वाले के लिए अलग हो, वन हेड वन प्लान। रिलेटेड एक्टिविटी शुड बी ग्रुप, यानी कि एक जैसी रिलेटिव एक्टिविटी जो है वो ग्रुप हो जानी चाहिए, यानी कि मोटरसाइकिल की सारी एक्टिविटी एक तरफ और कार की सारी एक्टिविटी एक तरफ। ओके, एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, यानी कि सबके एफर्ट जो होते हैं कॉमन गोल की तरफ जाना चाहिए, सबका गोल अलग अलग ना हो। मोटरसाइकिल बनाने में जो गोल होगा वो सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल से रिलेटेड होगा, कार का गोल अलग है, ठीक है। यानी कि एक हम जो ग्रुपिंग कर रहे हैं वो ग्रुप एक ही एक्टिविटी एक कॉमन गोल की तरफ होना चाहिए, ठीक है। विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव। हमें पता है अगर डायरेक्शन में यूनिटी नहीं होगी तो यूनिटी ऑफ एक्शन भी नहीं हो सकता। यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेम्यूनरेशन। हेनरी फ्योल जी कहते हैं कि रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी या पर्क्स जो भी एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग दिए जाने चाहिए, ठीक है। एक गुड रेम्यूनरेशन उसके पास जाना चाहिए, एक सेटिस्फैक्टरी रेम्यूनरेशन जाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से मन लगा के काम कर सके। तो इसलिए क्या कहा है? रेम्यूनरेशन इज द प्राइस फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट efficient employee and the best performance, then it should have a good remuneration policy. This policy वो कहता है should give maximum satisfaction to both employer and employee. Okay, it should include both financial and non financial. देखो इसमें फाइनेंशियल भी होनी चाहिए, कुछ नॉन फाइनेंशियल भी होनी चाहिए। अगर स्किल्स के अकॉर्डिंग है, पैसे तो मिलने ही मिलने चाहिए, साथ में कुछ मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, इंश्योरेंस या रेजिडेंस फैसिलिटी या कार फैसिलिटी अदर भी होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाए, उसको पर्सनली भी सेटिस्फेक्शन मिल पाए, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऐसा हो जिसमें एक एम्प्लॉय को काम करने में पूरी सेटिस्फेक्शन मिले। ओके, अगर आप काम करवा रहे हो ज़्यादा और रेम्यूनरेशन उनको दे नहीं रहे तो उसका भी काम में मन नहीं लगेगा, और काम में मन नहीं लगेगा तो डेफिनेटली हम जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी मैनेजर लेवल है, ठीक है, और उसको एक अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, मैनेजमेंट की सैलरी डेफिनेटली थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी पूरे अच्छे तरीके से सच्चे मन से मैनेज चीज़ों को नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। इक्विटी मीन्स सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देखो मैनेजमेंट में ऐसा होना चाहिए कि हर बंदा इक्वली ट्रीटेड होना चाहिए, यानी कि ऐसे कोई बायस करके हम काम ना करें। मैनेजमेंट के लिए अलग रूल, अकाउंटेंट के लिए अलग रूल, ऐसा नहीं होना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड ट्रीटेड विद फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस इफ डिवोशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। इट एम्प्लाइज दैट a manager should given a fair और impartial while dealing with the सबॉर्डिनेट। जब वो सबॉर्डिनेट के साथ डील करे तो वो इम्पार्शियल रहे, ये नहीं किसी के साथ कैसा व्यवहार चल रहा है, किसी के साथ कैसा व्यवहार चल रहा है। ओके, दे शुड गिव ए सिमिलर ट्रीटमेंट टू द पीपल ऑफ सिमिलर पोजीशन। सिमिलर पोजीशन की ट्रीटमेंट, सिमिलर जो वर्कर्स हैं उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एज, कास्ट, रिलीजन के नाम से डिस्क्रिमिनेट ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट को जब छुट्टियों की जरूरत पड़ी, लीव सैलरी की जरूरत पड़ी, तो उसको 1 महीने की मिल गई, लेकिन अकाउंटेंट को जब मिली तो उसको केवल 1 हफ्ते की दी। तो ये क्या हो गया? ये बायस कर लिया, मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? बायस कर लिया, ठीक है। दो वर्कर है, एक किसी को पसंद है, दूसरा किसी को पसंद नहीं है, उसको तो सारी की सारी अच्छी कंडीशंस दी जा रही हैं, दूसरे वाले को अच्छी कंडीशंस नहीं जा रही है। एज के अकॉर्डिंग,
डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इक्विटी ये कहता है आप सबको इक्वली ट्रीट करो। ओके, तो ये 4 हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, हैव अ गुड डे।